जी वेलकम बैक। सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे गैर जानिबदारी का मुजाहरा करना कितना ज़रूरी है, यही तरक्की की ज़मानत है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हम किस तरह से गैर जानिबदारी को प्रमोट कर सकते हैं, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं अपने लिए भी और अपने से मुंसलिक लोगों के लिए भी। जहाँ पर हम माशरती सतह पर डिस्कशन करते हैं और माशरे की तरक्की की बात करते हैं, मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, तो हमें कुछ कल्चर्स डेवलप करने हैं, हमें जो है कुछ रिवायात फॉलो करनी है, हमें कुछ ऐसे ट्रेंड सेट करने हैं जिससे ना सिर्फ हमारा भला हो बल्कि हमारे माशरे का और माशरे में रहने वाले तमाम तर अफराद का भला हो सके। इस पर ही हम बात करते। ब्रेक पे जाने से कबल आसिफ साहब से गुजारिश करेंगे कि वो अपनी बात को ही मुकम्मल करें। इसमें मैं सिर्फ एक यानी अगर कोई इंसान किसी अच्छे माशरे में अगर उसकी मतलब उसकी ग्रोथ हो रही है ना, उसके बड़े उसके ऊपर अच्छे असरात होते हैं। उसने हमारे एक दोस्त गए हैं नवीद साहब यूके में, इतना मुझे उनका वाकया इन्फ्लुएंस के ये सवाल का जवाब बड़े अच्छे तरीके से भी है कि उन्होंने कहा कि यार मैंने जब ये कोविड-19 की सिचुएशन शुरू हुई तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट बड़ी सीनियर मैनेजमेंट पे है यूके में, तो उन्होंने अपने बॉस को रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान का नाम नहीं है। तो उन्होंने कहा जी मुश्किल है, हमारे जो SOPs बने हैं एनी हाउ उन्होंने कोशिश करके डलवा लिया अपने बच्चों को। उसमें उन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से किया जो IT के स्पेशलिस्ट थे। अब यकीन करें कि इतने एक्सपेंसिव कोर्सेज बच्चों ने सिर्फ लॉग इन करके गायब हैं। इन्होंने ना बहुत सारे बच्चों को दरमियान में पकड़ लिया और इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड जाकर उसका के रिमूव कर दिया सारे बच्चों को, कि बजाय इसके कि मैं सिर्फ पाकिस्तानी होने के नाते ये ज़ाया हो, क्यों ना कोई ज़रूरतमंद है उसको फ़ायदा हो। बिल्कुल। सेकंड उन्होंने मुझे सुनाया कि एक ऐसी अजीबो गरीब ये पाकिस्तानी सोच की अक्कासी करती है, सारे तो नहीं होंगे लेकिन आप मेजॉरिटी को देखें कि हमारे एक बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे रह के गए हैं यूके में, अब वो सारे बेनिफिट लेके पाकिस्तान सेटल हो गए हैं। अब उनकी मतलब वाइफ की डिलीवरी है और उन्होंने प्लान किया कि हमने यूके आना है और हमने आपके यहाँ स्टे करना है ताकि बच्चा इधर पैदा हो और उसको जो बेनिफिट्स हैं, तो कहते हैं मैंने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ कर दिया। अब ये इसकी चीज़ है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है हमारे माशरे में कि अगर मैंने गैर जानिबदारी का मुजाहरा करना है ना, तो मुझे बहुत सारी जगहों पे नो कहना पड़ेगा। एक हमारे यहाँ बड़ा कॉमन कल्चर है वो है कन्फॉर्मिटी का, कि जी उमा को खुश करना है बस, वो मतलब हम जितनी सराउंडिंग में लोग हैं ना सिर्फ खुश करना है लोगों को। जब खुश करेंगे तो फिर माशरे में चेंज नहीं आ सकते, क्योंकि अगर जज खुश करना शुरू करेगा तो हालात क्या होंगे, कोई टीचर खुश करना शुरू कर देगा हालात क्या होंगे, पॉलिटिशियन खैर उन्होंने तो करना ही ऐसे लोगों को खुश करना होता है। मतलब आम जो माशरे के हालात हैं वो इसी तरह हैं कि उसमें जिन महज़ब माशरों में स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग नो करते हैं, कोई कन्फॉर्मिटी की तरफ नहीं जाता, तो ये मेरे ख्याल में हमारे माशरे में एक अच्छा चेंज आना चाहिए। और लोगों को अब कहानी सिर्फ रह गई है कि बातों तक नहीं, एक्शन तक कहानी आ गई है कि अगर कोई जो परफॉर्म कर गया, वरना तो आप पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में देखें तो दुनिया जहान की मतलब गलत काम करके जब रिटायर होते हैं तो आप देखें क्या टोपियां पहन के खूबसूरत इस्लाम के लेक्चर मस्जिदों में दे रहे हैं और जिस वक्त हिला नहीं जा रहा होता तस्वीर हाथों में लेके फिर होते हैं। भाई जब आपके पास टाइम था तब आपने क्यों नहीं किया डेवलप। तो अब हमें माशरे में इसको जानबदारी के लिए तो ये सबसे पहले तो घर से स्टार्ट होना चाहिए। फिर जो स्कूल्स हैं उसमें बड़ा फेयरनेस सिस्टम अगर डेवलप करेंगे, अब उसमें भी नुकसानात ये हैं कि एक छोटा सा अगर मुझे आप मौका दें तो वो ये है कि एक कोटा सिस्टम पे, बाकी तो चलें देखें मामलात में खैर हर जिंदगी की शोबे में इफेक्ट करता है ये चीज़। कोटे सिस्टम में कौन डालेगा, एक पॉलिटिशियन है उसको कोटा सिस्टम दिए कि 20 टीचर आप कर लें जी। अब मुझे बताएं कि क्या उस जो लोग हायर कर रहे हैं वो तो सारे सरदारों के, मैं अपने एरिया में सुनता हूँ जो मेरा एरिया है उसमें ऐसे भी हैं कि जो बटेरे लेके वो मलक वो अपने जमींदार उनको क्या लगे, वो तो कोटे सिस्टम में आ गया, वो स्कूल कब जाएगा। बिल्कुल ये उसका नुकसान हुआ है और हम अभी तक भुगत रहे हैं। और ये देखें एक दिन की बात नहीं, 40 साल, बिल्कुल 40 साल कोटे का बैठा हुआ और वो बेड़ा गर्क कर रहा है, ना उसे अपना ख्याल है ना अपनी इज्जत। तो अब मेरे ख्याल में इसके ऊपर, और सेकंड जो सिल है ये जो पॉलिसी मेकिंग पे होती है ना, उसमें भी इस चीज़ को मतलब क्लियर, और जिस तरह मैंने कहा कि अब चूँकि स्पेशलाइजेशन का एज शुरू हो चुकी है तो अब उसके लिए हमें एक तो टेक्नोलॉजी बड़ी सपोर्ट करेगी जिस तरह पूरी दुनिया में इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, ताकि थोड़ा सा ना फेयरनेस की तरफ सिस्टम आए और फिर उसका अल्टीमेटली माशरे को फ़ायदा हो। बिल्कुल इसका फ़ायदा हमें है, हमारे नौजवानों को है और अल्टीमेटली हमारे पूरे मुल्क को है। हमारे साथ इम्तियाज़ साहब हमारे रेगुलर कॉलर कराची से मौजूद है, देखते हैं क्या शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब।
वालेकुम सलाम मैडम। सबसे पहले तो वेल डन, शाबाश, अच्छा टॉपिक है। बहुत और शुक्रिया। जिलहिज्जा का महीना सबको मुबारक हो, कसरत से जिक्र अस्कार करें आपको और भी दुआ में याद रखें। देखिए बात यह है कि काबिलियत है, पैसा है, दौलत है, वसाइल है, सब कुछ है। अगर गैर जानिबदाराना रवैया नहीं है, या इसको मैं अपने अल्फाज में कहूँगा कि हॉनेस्टी यानी कि ईमानदारी नहीं है, तो सारी चीजें बेकार हो जाती हैं, यकीनन। चाहे आप कुछ भी करते रहें। अगर थोड़ी सी काबिलियत कम हो, वसाइल कम हो है, लेकिन हॉनेस्टी हो, तो आप यकीन करें तो दुनिया को तस्लीम किया जा सकता है। यकीनन। तो सबसे पहले हमें जो है ये सोचना पड़ेगा कि हम कब गैर जानिबदार होंगे। और मेरा पूरे पाकिस्तान से, पूरी हर किसी से एक क्वेश्चन है कि क्यों हम ऐसे हो चुके हैं कि हम गैर जानिबदारी क्यों नहीं करते, हम ऑनेस्टी क्यों नहीं दिखाते। सही। इसका सवाल मैं ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे इस सवाल का जवाब मिल नहीं रहा। अगर ये चीज हम सब के अंदर आ जाए, इंक्लूडिंग मी, सिवाय कुछ लोगों के जो कि ऑलरेडी बहुत ऑनेस्ट हैं, तो दुनिया कायम है। तो पाकिस्तान और हमारा शहर, हमारी गली, हमारा गांव, हमारा कस्बा सब तरक्की की मनाजिल को तय करेगा। इस बाबरकत महीने में कसरत से दुआ करें कि हमें हॉनेस्टी वाली, ईमानदारी वाली सिफत से अल्लाह पाक नवाज दे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, आपने इतनी खूबसूरत बातें की और इतने अच्छे अंदाज में आपने पार्टिसिपेट किया। और आपकी ही जो सवाल है उसके हवाले से हम ज़रूर अपने मेहमानों से जानेंगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन सदफ, जैसे हम पहले बात कर रहे थे और जिन प्रॉब्लम्स को, जिन इशूज़ को आपने हाईलाइट किया था, हमने कहा था कि कानून उसके हवाले से किस तरह से मुआवनत फराहम करता है और कैसे गैर जानिबदारी का मुजाहिरा करता है, उससे रिलेटेड हमें कुछ बताएँ। जी हुमा, इसमें जो एक चीज़ जो मुझे इस फील्ड में रहते हुए सबसे ज़्यादा सुनने को मिलती है क्लाइंट्स की तरफ से, या लोगों की एक मिसकॉन्सेप्शन है कि लोग अक्सर कह देते हैं अगर केस विन नहीं किया तो कह देते हैं जज बिक गया, वकील दूसरे वकील के साथ मिल गया। उसमें उन लोगों को मेरा जवाब ये है कि अगर आपके पास, आपने एक फॉर्म में एक केस फाइल किया है, आपके अगेंस्ट एक फैसला हो गया और आपको लग भी रहा है, हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी हो भी, क्योंकि सारे दूध के धुले नहीं होते, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता। जज मेरिट पे फैसला करता है और अकॉर्डिंग टू लॉ फैसला करता है, और लॉयर्स जो हैं वो अपना केस रिप्रेजेंट करते हैं। लॉयर्स दोनों तरफ से होते हैं। सपोज अगर एक मर्डर का केस है तो उसमें जो जिसने कत्ल किया है उसकी तरफ का भी लॉयर है और जो मकतूल है उसकी तरफ का भी लॉयर है, दोनों अपना केस प्रेजेंट करते हैं। अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, आपको लगता है कि जज ने जानिबदारी का मुजाहिरा कर दिया, तो आपके पास अपील का राइट है, आप हाई कोर्ट में चले जाएं, उससे फर्दर आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। इसलिए मतलब इस तरह से एक इल्ज़ाम लगा देना। दूसरी एक चीज़ जो गैर जानिबदारी के लिए सबसे बेसिक असूल जो है वो चेक एंड बैलेंस है। सही। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें चेक एंड बैलेंस देता है। 3 हमारे इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट, अदलिया, मुकन्ना, इंतज़ामिया। मुकन्ना हमारी ये लेजिस्लेचर जो है जो कानून साजी करती है। अदलिया जो है वो गवर्नमेंट और ये कौमी असम्बली, सेनेट जो कानून साजी करती है, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस कर रही है। सही। ठीक है, इनका कोई भी ऐसा इकदाम है, जैसे अक्सर आप मुख्तलिफ फैसलों में देखते होंगे सुप्रीम कोर्ट के कि गवर्नमेंट को बुला लिया जाता है। किसी भी ऐसे फैसले हुए भी हैं माजी में जिसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट करके और उसको डिसाइड किया गया, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट दे रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बीच में इंटरफेयर नहीं कर रही, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर इसी असूल को आप सारे इदारों में, सारी कंपनीज में जितने डिपार्टमेंट्स हैं उसमें लागू कर लें कि चेक एंड बैलेंस रहेगा कि कहाँ पे जानिबदारी का मुजाहिरा हुआ है, वहीं से आप उसको उठा लें, लेकिन उसके लिए उन इदारों के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होना होगा। यानी ये एक चेन बनानी पड़ेगी आपको। फिर वो निचले लेवल तक, बेशक आप स्कूल से स्टार्ट करें, घर से स्टार्ट करें कि ठीक है लड़का लड़की जो है वो इक्वल है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की। अब हमारे यहाँ पे एक कहीं भी जॉब का कोई ऐड आता है तो उस पर लिखा होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, जिसमें खवातीन मर्द दोनों अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। अगर यही चीज़ जो है इंस्टीट्यूशन में, इदारों में, हर जगह पे ये अप्लाई कर ली जाए और नेपोटिज्म को का जो है ख़ात्मा किया जाए, लेकिन इसके लिए चेक एंड बैलेंस स्ट्रॉन्ग किस्म का रखना पड़ेगा, तभी हमारा माशरा तरक्की कर सकता है। इसके लिए अगर हम दूसरे कंट्रीज की मिसालें ले लें तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। वहाँ पे ये नहीं है कि अपने अपनों को आपने
जो है खिला दिया और उनको नवाज दिया, ठीक है, उसमें आपने मेरिट की बेस पे, जो हमारे दूसरे टॉपिक से कनेक्टेड है, कि उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, उसका तजर्बा कितना है, उसकी क्या क्वालिटी, आया वो डिजर्व करता है जो हम उसको दे रहे हैं या नहीं करता। ये बहुत सारे मामलात हैं जिन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। इम्तियाज़ साहब ने जो सवाल किया था डॉक्टर इमरान, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि क्यों हम जो है वो गैर जानिबदारी का मुजाहरा नहीं करते? इसके पीछे आपकी नज़र में क्या रीज़न है? मैं बड़ा बेचैन हो रहा हूँ 1.5-2 मिनट से। सही। इम्तियाज़ साहब से मैं बात शुरू करूँगा और बहुत माजरत के साथ हम 3 लोगों पर उसे सम अप करके कुछ समझाना चाहूँगा। इम्तियाज़ साहब जो बात समझना चाह रहे हैं वो उसे अकबर के दीन इलाही से समझ सकते हैं, जो हमारे जीनियात का हिस्सा है। सही। ये सिर्फ हमारे जीनियात का हिस्सा नहीं है, ये जर्मनी का मसला भी है, रशिया का मसला भी। हम बुनियादी तौर पर फ्यूडल सोसाइटी में रहते हैं। हमारे यहाँ वो जो जीनियात में फ्यूडल है वो सिर्फ जागीरदार के यहाँ नहीं है, वो बिजनेसमैन के यहाँ भी आ जाती है। होता क्या है, हम सब के अंदर एक नाखुदा मौजूद है। एक मौजूद है जिसके पास रबूबियत का जिसको हक हासिल है। ये वो है जो आपको ना नहीं करने देता। मसला ना करने का नहीं है, मसला मनपसंद जगह पे ना करने का है। आप ना तो करते हैं, सही। आप दिन में 50 दफ़ा ना करते हैं, लेकिन नॉर्मली उनमें से 48 ना आप डीमेरिट के लिए करते हैं, मेरिट को सबोताज करने के लिए करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब मैं अपने असातिज़ा के हक़ में दलाइल देने शुरू कर दूं, और मैं ये जानता भी हूँ कि वो जो दलाइल हैं उनकी एवरेज कम है, उनकी अब जो मुतनाज़ चीज़ें हैं या उसके मुखालिफ चीज़ें हैं। अब ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम कहाँ से आएगा? जैसे आसिफ साहब बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि सियासतदानों का काम है नवाजना, नहीं उनका काम नहीं है। मेरिटोक्रेसी में बहुत शुरू में कहा गया था, बस हमने एक ओन कर लिया। खराबी यहाँ है कि हमने एक सेगमेंट को ओन कर लिया कि वो ये ब्लंडर मारेंगे। जब हमने उन्हें ओन कर लिया, वो शूतर बेमोहार है, कुछ भी करेंगे हमने ज़िनी। तो हालांकि सियासत में तो ये उतना ही ज़रूरी है जितना जज के कमरे में ज़रूरी है, जितना क्लासरूम में ज़रूरी है, जितना एक वालिद के यहाँ ज़रूरी है। दूसरा ये, हम इंतज़ार कर रहे हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम बनेगा। हीरो का इंतज़ार मत करो, किसी हम मसीहा का इंतज़ार करते रहे ना 8 बरस, मसीहा कुछ नहीं कर पाया। हम देख रहे हैं कि मगरिब से, जनूब से, शुमाल से एक मोहम्मद बिन कासिम आएगा। अपने हिस्से का काम करो। मेरे हिस्से का काम ये है कि बीइंग अ टीचर मैं अपनी आवाज़ उठाऊं। मैं जानता हूँ खराबियाँ हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, एक बंदा स्टाफ रूम में बैठा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, उसकी बातें और हैं, वो चेयर पे चल प्रिंसिपल बन जाता है, चेयरमैन बन जाता है, उसकी बातें और हैं। तो ये बड़ी मामूली सी बात है कि वो जैसे उधर जाता है उसके मफादात बदल जाते हैं, इधर उसके मफादात और हैं, इन मफादात से निकलना है। वो जो हीरो का इंतजार हो रहा है उसका काम खुद करना है। वो चेक एंड बैलेंस हम हैं, हमने मोहर लगानी है। करना नहीं चाहते इसलिए दूसरों को देख रहे होते हैं कि वो आएगा, वो तब्दीली लाएगा। नहीं करना पाकिस्तानियों का या अमूमन ये लोगों का एक है कि वो अपने हिस्से का तायुश नहीं छोड़ सकते। देखें जी, अगर तो आपने डेफर करना है, आपने ना करनी है, तो सबसे पहले क्या करना होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग करैक्टर नहीं है जिसने करके दिखाया हो। तो उन्होंने करके दिखाने के लिए तो फिर कपड़ा खुद सिया है ना। बिल्कुल, कंफर्ट जोन तो नहीं, कंफर्ट आपको हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही नहीं चाहते। हम सेल्फ मेड होकर भी अपनी जो हमारा बरादरी का या विरासत का निज़ाम है उससे नहीं छोड़ना चाहते। पहले तो हम सेल्फ मेड होते ही नहीं है, लेकिन हम चूंकि मिडिल क्लास ने साबित किया, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सेल्फ मेड है। सही। लोअर, हालांकि हमारी लोअर मिडिल क्लास भी 16% है सिर्फ। ये होश रुबा है। सर जो कोटा सिस्टम की बात कर रहे थे, मैं बहुत चाह कर भी उसमें सिंध में तो एक और मामला है ना, सिंध रूरल सिंध अर्बन, ये चलें, फिर इधर पंजाब में नहीं है। कोटा सिस्टम 48 में मुतारिफ हुआ, उस पर एतराज़ है उर्दू स्पीकिंग का। मैं तो खैर उर्दू, मैं इस नस्ली तासुब का कायल नहीं हूँ। मैं वो अजीब आदमी हूँ जो ये समझता है कि सूबा जात की तकसीम, इलाकों की तकसीम नस्ली तासुब पे नहीं होनी चाहिए, इंतजामी ज़रूरत पे होनी चाहिए। बिल्कुल। और इंतजामी ज़रूरत पे उस वक्त, मैं उस वक्त सूट खरीदूंगा ना जब सूट खरीदने के पैसे होंगे, डेफिनेटली। या मैं जूता बेच के सूट खरीदूँ, फिर मैं जूते के लिए कर्ज मांगने जाऊँ, वो उसको फिर मैं सूद पे, यानी हमारा निज़ाम ये है, हम जूता बेच के सूट खरीदते हैं, फिर हम जूते और जुराबों के लिए कर्ज लेते हैं, फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज, ये नेपोटिज्म है। वो हम जूता कैसे खरीदते हैं? हमारा सिस्टम ये है, मैंने जूता खरीदना है, मैंने वो अपनी उसको नेपोटाइज करके खरीदना है। मेरा 800 का जूता, मैं वेरी सॉरी 40,000 रुपए का फ्रिज 90,000 का आता है ऑफिस में, बिल बनते हैं, सब कुछ होता है,
ये नेपोटिज्म है। बिल्कुल, इसको किस तरह से रोका जा सकता है, आप इसे कंटिन्यू करेंगे। हमें एक ब्रेक की जाने बढ़े नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, आज के दूसरे टॉपिक के हवाले से बात करेंगे और डॉक्टर इमरान से भी गुजारिश करेंगे कि वो अपनी बात को मुकम्मल करें।